हे गाइस, दिस इज़ कुलदीप। वेलकम ऑन आवर चैनल इंटेलेक्चुअल ट्राइब। आज है 21 अप्रैल और हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इसका एक्सप्लेन पेज, जिसके अंदर इन्होंने 3 आर्टिकल पब्लिश करे हैं। पहला आर्टिकल है कासरगोड़ा के बारे में। कासरगोड़ा केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरा आर्टिकल इन्होंने पब्लिश करा है हमारे सामने कि जो डिसइंफेक्शन है वो लेबर्स के ऊपर डायरेक्ट जो स्प्रे किया जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या होगा। तो सेकंड आर्टिकल हमारा डिसइंफेक्टेंट के बारे में होगा और तीसरा आर्टिकल होगा हमारे रुपये की एक्सचेंज रेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कासरगोड़ा है कौन सी जगह पे, कहाँ इसकी लोकेशन है केरला के अंदर। केरला का ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो कासरगोड़ा आप जब यहाँ पे मैप में देखेंगे केरला के, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ मोस्ट जो स्टेट है वो, सॉरी, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है कासरगोड़ा। ये अपना बॉर्डर शेयर करेगा कर्नाटका के साथ में। तो रिसेंटली थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि कासरगोड़ा के कई पेशेंट्स थे जो कर्नाटका जाना चाह रहे थे, बेंगलोर, अपने ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि जो केरला की मेन सिटीज़ है तिरुवनंतपुरम, तो बिल्कुल सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और जो पास में इनका जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है वो, या फिर जो बड़ा मेट्रो सिटी है वो कर्नाटका का है। इसलिए वहाँ पे जाने की लोग कोशिश कर रहे थे इन्फेक्शन के टाइम पे, जब फैल रहा था पैंडेमिक कोविड-19 की क्राइसिस के टाइम पे। तो कर्नाटका ने वहाँ पे हाईवे सील कर दिए थे। तो इस वजह से जो केरला गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई थी, क्योंकि ये इशू दो गवर्नमेंट्स के बीच का था। तो इसका रिजोल्यूशन किसी हाई कोर्ट में नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होगा। तो इस टाइप की कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो आपने शायद सुनी होगी। तो देखते हैं कैसे कासरगोड़ा ने फाइट बैक किया, क्या क्या अलग था जो कासरगोड़ा को एकदम बाकी सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे अलग बना देता है। तो उसकी हम स्टडी करेंगे, जो एक्सप्लेन करके पूरा फैक्ट के साथ में डिटेल में हमको इंडियन एक्सप्रेस ने आज पब्लिश करके दिया है। तो सबसे पहला फैक्ट तो हमारे सामने ये है कि जहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर केसेस सिर्फ 7.5 दिन के अंदर डबल हो रहे हैं। जितने भी हमारे टोटल पहला केस जो हमारे इंडिया के अंदर आया था वो 30 जनवरी को आया था। तो 30 जनवरी के बाद से अब तक जो डबल होने की रेट है केसेस की, वो 7.5 दिन है पूरे इंडिया के अंदर। वहीं ये रेट केरल के अंदर 72.2 डेज़ है। यानी केरल के अंदर केसेस को डबल होने के अंदर 72.2 डेज़ लग रहे हैं। तो ये काफ़ी एक सरप्राइजिंग नंबर है कि कहाँ हम 10 गुना ज़्यादा रेट से डबल कर रहे हैं अपने केसेस को पूरे कंट्री में, और केरला वहाँ पे 10 गुना कम स्पीड से चल रहा है। तो कैसे कर पा रहा है केरला, ये हम समझेंगे इसके अंदर। और केरला का जो कासरगोड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसने तो इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तो उसका एक प्रॉपर केस स्टडी बनता है और ये उसी का एक केस स्टडी है। तो कासरगोड़ा मॉडल है क्या, वो हमको क्या बताता है, ये कासरगोड़ा के बारे में ही हम क्यों स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो कासरगोड़ा वन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे पहले केसेस देखने को मिला था हमको इंडिया में, ऑल ओवर दी इंडिया। हमको जो अर्लीस्ट केसेस देखने को मिले थे उनमें से एक था कासरगोड़ा। कासरगोड़ा में आपको 3 फरवरी को पहला जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलेगा वो 3 फरवरी को मिलेगा। इंडिया के अंदर जहाँ पे मैंने बताया आपको 30 जैन को मिल रहा है, वहाँ पे कासरगोड़ा के अंदर 23 फेब को मिल रहा है। यानी सिर्फ 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद में आपको कासरगोड़ा के अंदर तीसरा पेशेंट मिलता है। और ये पेशेंट कौन है, ये पेशेंट वुहान से एयरलिफ्टेड एक स्टूडेंट है। जो आपको पता होगा शायद कि एयर इंडिया ने एक एयर लिफ्टिंग करी थी, वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे चाइना के अंदर उनको यहाँ लाया था वापस। और उनमें से ही एक स्टूडेंट था जो पॉजिटिव था। और उसके बाद में यहाँ पे मैसिव जो टेस्टिंग की गई, लोगों को पता लगाया गया कि वो एक बंदा जो है वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया है। और यहाँ पे आपको फिर और जो सरप्राइजिंग रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टोटल 169 केसेस देखने को मिले हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 169 केसेस। और 169 केसेस के अंदर से 0 डेथ्स हुई है 19 अप्रैल तक। यानी अभी तक एक भी डेथ नहीं होने दी है कासरगोड़ा ने। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि जहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी जो मोर्टेलिटी रेट आपको सब जगह पे देखने को मिल रही है वो एटलीस्ट 4 to 5% क्लेम हो रही है। और यहाँ पे आप अगर 170 केसेस में से भी 4 to 5% लगाएंगे तो ईजीली यहाँ पे आपको 7 से 8 लोगों की डेथ देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक यहाँ पे एक भी डेथ नहीं हुई है। तो ये बहुत एक अचीवमेंट वाली बात है और इसीलिए इसका जो हमको प्रॉपर केस स्टडी करने को मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और फैक्ट है कि 169 में से हमने 123 जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर हो चुके हैं। 123 की रिकवरी हो चुकी है, 46 है वो अभी भी अंडर मॉनिटरिंग है और होपफुली वो भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और कासरगोड़ा एक रोल मॉडल हम सबके लिए होगा कि किस तरीके से हम इस क्राइसिस में डील करें और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कैसे फॉलो करवाई जा सकती है। एक जो आइडियल मॉडल होता है वो हमारे सामने कासरगोड़ा निकल के आ रहा है।
तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो केसेस हैं उनमें से 15% के करीबन लगभग जो केसेस थे वो बाहर से आए थे डायरेक्ट ट्रैवल करके, और उसके बाद वाले जो केसेस हैं वो यहीं के लोकल जो लोग थे जो बाहर के देशों में काम करने जाते हैं, मोस्टली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाते हैं ये लोग काम करने के लिए। तो वो लोग जब वापस अपने घर लौटे इस इन्फेक्शन के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे भी क्राइसिस था, वहाँ पे भी शटडाउन्स हो रहे थे, तो ये लोग भी अपने घर की तरफ लौटे, इंडिया लौटे, और उनकी वजह से भी ये क्राइसिस फैलता गया। तो मेन जो केसेस थे वो शुरुआत में फॉरेन ट्रैवलर्स के थे, बाद में यहाँ जो रिटर्न आने वाले लोग थे उनके भी केसेस हमको देखने को मिले। अब यहाँ पे आता है कि अब सेकंड जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ अचीव करी, और क्या क्या चीज़ है जो इसको बहुत ही अलग बना रही है। एक तो जो इन्होंने स्मूथ तरीके से बहुत चीज़ों को टैकल करा है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको मैंने बताया कि नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में है जो ये डिस्ट्रिक्ट है, तो बाकी सभी बड़ी सिटीज़ से ये दूर है, तो इस चीज़ का इसको एक फ़ायदा मिला कि यहाँ पे कोई बाहर से आया नहीं ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा एक जो चीज़ बेनिफिट मिला यहाँ पे कि जो इन लोगों ने बहुत जल्दी बेड्स तैयार कर लिया, अपना हॉस्पिटल तैयार कर लिया। यहाँ का कासरगोड़ा का मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इन्होंने सिर्फ 4 दिन के अंदर 200 बेड और आईसीयू सेंटर अपना तैयार कर लिया। तो आप सोच के देखिए कि 4 दिन के अंदर इन्होंने अपना 200 बेड और आईसीयू सेंटर तैयार करने का प्रोसेस है वो कितना रैपिडली किया होगा। लेकिन दूसरा एक चैलेंज इनके सामने ये भी था कि जो माइग्रेंट्स थे या फिर जो लेबर्स हैं जो वापस लौट रहे हैं, वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मीडियम से वापस उनके डिस्ट्रिक्ट लौटने वाले थे। तो वो पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्ट करके आने वाले थे। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचोगे तो अपने नेटिव प्लेस में पहुँचने के लिए भी आपको जीप, बसेस और ट्रेन्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंज था जो अपने आप में अलग चीज़ थी, लेकिन फिर भी कासरगोड़ा ने इससे डील किया और एक पॉजिटिव जो रिजल्ट हमारे सामने ला के दिए। और इसके अलावा आपको एक प्रेज़ देखने को मिलेगी स्पेशली हेल्थ मिनिस्ट्री से। उन्होंने कहा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि जो केरला के लोग हैं, ओवरऑल केरला ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे 3 या 4 ही डेथ्स हुई हैं अभी तक ओवरऑल, और ज़्यादातर केसेस में रिकवरी रिपोर्ट हो रही है, और गिने चुने केसेस हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छा उन्होंने स्प्रेड रोक लिया है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अलग से उनके लिए स्टेटमेंट दिया है कि जो केरला के लोग हैं वो काफ़ी काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने जितनी भी जो उनको एडवाइजरी दी गई थी उनको एडप्ट किया, और जल्दी जल्दी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। इस वजह से केरला के अंदर हमको रैपिडली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पे केसेस का नंबर लो हुआ, और रिकवरी भी वहाँ पे बजाय की रेस्ट ऑफ द कंट्री अच्छी है, और इन्फेक्शन रेट भी कम है। अब कासरगोड़ा का मॉडल है क्या, तो वो आपको कासरगोड का मॉडल देखना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली जो सबसे ज़्यादा किया गया था वो किया गया था एग्रेसिव टेस्टिंग थी। फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ किया है। जहाँ पे आपको बाकी जो हमारे स्टेट देखने को मिलेंगे वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हम अभी पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये भी एक हमारे सामने कमी है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसका भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने फुल प्रूफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी थी, जहाँ पे आपको पता है कि हाँ ये बंदा टच में आया है, तो उस टाइप की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और चौथा जो स्टेप था वो इनके सामने था कि सोशल अवेयरनेस इन्होंने बहुत ज़्यादा फैलाई। इन्होंने कैंपेन्स चलाए, ब्रेक द चेन करके इन्होंने कैंपेन चलाया था। उसके अलावा लोगों में अवेयरनेस फैलाई, तो लोगों की अवेयरनेस की वजह से ऐसा हो पाया। और इन्होंने अपने एरिया में स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया। हालांकि स्पेशल ऑफिसर आपको इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा, बाकी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में भी स्पेशल ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी किया इन्होंने, 144 जो हमारा कर्फ्यू लगता है वो भी इन्होंने लगाया। और इसके अलावा इन्होंने ड्रोन से सर्वाइलेंस किया। तो ड्रोन्स के थ्रू सर्विलेंस किया आपने कि कोई बाहर तो नहीं घूम रहा है, तो इस चीज़ की सर्विलेंस के लिए उन्होंने ड्रोन का यूज़ किया। तो जो मैंने बताया कि आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हमारी है हम उसका अगर प्रॉपर यूज़ करेंगे तो वो इस इन्फेक्शन को कॉम्बैट करने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे अगली चीज़ है कि इन्होंने क्या एक्शन प्लान लिया। एक्शन प्लान में इन्होंने जीपीएस ट्रैकिंग करी। जीपीएस ट्रैकिंग एक बात तो कॉमन है कि आज हम देखते हैं कि यूजुअली लगभग हर किसी के पास में एंड्रॉयड सेलफोन मिलता है हमको। तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन होने का ये फ़ायदा कि आप जीपीएस ट्रैकिंग करवा सकते हैं। लोगों को ये अपील कर सकते हैं कि आप जीपीएस को ऑन रखें ताकि हम उनको जल्दी ट्रेस कर पाएँ, और उनकी जो जीपीएस लोकेशंस हैं उनको ट्रेस करके भी आप उनको जल्दी कैच कर सकते हैं अगर नहीं भी ऑन, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि आपकी फेसबुक वगैरह कई जगह पे आपको लोकेशन मिल जाती है, और यूजुअली आजकल लोग ऑन छोड़ भी देते हैं। तो इस वजह से जीपीएस का इन्होंने प्रॉपर यूज़ किया। इसके अलावा एक चीज़ इन्होंने करी, जो होम डिलीवरी करवाई। सारे जो एसेंशियल्स हैं, डेली सर्विसेज हैं, उनकी होम डिलीवरी करवाई ताकि लोग बाहर ना निकलें। अब जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो इन्फेक्शन जो रेट है वो कम होना ही ऑब्वियस सी बात है। तो इन्होंने होम डिलीवरी करवाई, इरेस्पेक्टिव ऑफ वो बंदा पुअर है या फिर रिच है, उसका सोशल स्टेटस क्या है उसको जाने बिना इन्होंने होम डिलीवरीज करवाई। और एक मैंने बताया आपको कि ब्रेक द चेन करके इन्होंने इनिशिएटिव चलाया था। तो ब्रेक द चेन इनिशिएटिव इनका बहुत अच्छा था। इन्होंने फूड पैकेट्स बंटवाए। तो फूड पैकेट्स कैसे
कैसरगोड में हमको देखने को मिलेंगे कि कैसरगोड ने फूड पैकेट्स बांटे। और फूड पैकेट्स के अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इन्होंने जो ब्लैक मार्केटिंग या फिर जो होर्डिंग होती है उसको इन्होंने पूरी तरह से रोका। तो जो फूड की होर्डिंग है उसको इन्होंने रोका, और जो एसेंशियल सर्विसेज है उनका जो फ्री फ्लो है वो बना रहा। तो ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ थी। इसके अलावा इन्होंने एक जन जागरूकता समिति है, और उस जन जागरूकता समिति के थ्रू इन्होंने हर वार्ड में जाके हर पर्टिकुलर इंसान तक, हर इंडिविजुअल तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो था वो भी एकदम प्रॉपर था। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे कि क्या कहें हम, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में मिसकॉन्सेप्ट जाए, तो ऐसा इन्होंने होने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद में इन्होंने जो किस लेवल पे ये एक्सरसाइज करी है ये हम जानते हैं। तो इन्होंने 17,000 लोगों को क्वारंटीन किया। 17,000 लोग, मोर देन 17,000 मैं कहूँगा। और यहाँ पे ये रोज़ 100 से 150 तक की टेस्टिंग कर रहे थे। 100 से 150 लोगों की टेस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही थी, जब वो भी जब इंडिया की हमारी जो ओवरऑल टेस्टिंग रेट थी वो 100 से भी नीचे चल रही थी। तो तब इन्होंने 100 से 150 के बीच में टेस्टिंग करी। ये काफ़ी बड़ी बात है। अभी भी हमारी जो इंडिया की ओवरऑल टेस्टिंग रेट है वो 300 है। 300 के करीबन हमारी अभी ओवरऑल टेस्टिंग रेट है। तो और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज है उस वहाँ पे 200 बेड्स और आईसीयू फैसिलिटीज़ तैयार कर दी विद इन 4 डेज। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी बात थी, काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो स्केल आप समझ सकते हैं कि किस किस लेवल पे इन्होंने काम किया। एक 709 बेड का इन्होंने एक कोविड केयर सेंटर तैयार किया, जहाँ पे 709 बेड तैयार किए गए थे। तो काफ़ी रैपिड तरीके से इन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया और रैपिडली एक्शन लिया। तो ये चीज़ इनके लिए पॉजिटिवली काम करी और इनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ। एक यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ मिलेगी कि इन्होंने जो एल्डर पर्सन्स हैं 60+ जो हैं सीनियर सिटीजन्स के हैं हम, उनको इन्होंने अलग से क्वारंटीन किया आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में, अलग से फैमिली जो होम है अपने घर से दूर। क्यों, इसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि जो घरों के अंदर है एक ही सिंगल जो बाथरूम या फिर जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है इस वजह से। और ये ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे अभी सबको पता है कि जो 60+ वाले जो बंदे हैं उनकी जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, जिनको चाहे वो डायबिटीज़ हो, कार्डिक डिजीज़ हो, तो वो भी ज़्यादा रिस्क में है। तो ये ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, और इन वल्नरेबल ग्रुप्स को इन्होंने क्वारंटीन फैसिलिटी दी। और ये चीज़ भी इनके लिए पॉजिटिवली काम करी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि अगर आप यूजुअल डेटा के अकॉर्डिंग भी जाएंगे तो फिर आपको 7 से 8 डेथ तो ईजिली मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। उसके अलावा हमारे सामने और कौन सा सक्सेसफुल मॉडल है ऑल ओवर दी कंट्री। तो कंट्री के अंदर जब हम देखेंगे तो हमको 3 मॉडल और मिलेंगे ये कासरगोड के अलावा। यहाँ पे पहला मॉडल है आगरा का, दूसरा है हमारे सामने भीलवाड़ा का। आगरा यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा हमारे सामने राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरा जो हमारे सामने एग्जांपल है वो फिर से केरला से ही है। पठाना मिट्ठा करके जगह है, पठाना मिट्ठा, वो हमको केरला का एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 3 हमको मॉडल मिलते हैं और भी। तो ये 3 मॉडल कैसे हैं, सबसे पहले जो मॉडल देखेंगे हम वो आगरा वाला देखेंगे। आगरा के अंदर उन्होंने क्या किया कि एक रैपिड टास्क फोर्स बनाई सबसे पहले तो उन्होंने, और रैपिड टास्क फोर्स बना के उन्होंने हॉटस्पॉट एरिया है उनको आइडेंटिफाई किया। और उस हॉटस्पॉट एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद में उन्होंने 3 किलोमीटर की रेडियस के अंदर 3 किलोमीटर का जो एपी सेंटर है वो एक तैयार किया। और उसके बाद में एक 5 किलोमीटर का बफर जोन तैयार किया, यानी 3 किलोमीटर के अंदर तो आपको आना ही नहीं है, और 5 किलोमीटर के एरिया में सब अलर्ट रहेंगे। उसका जो नेक्स्ट 5 किलोमीटर का एरिया है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल प्लानिंग रही आगरा के लिए, और आगरा इस तरीके से सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में जो अगला मॉडल था हमारे सामने था भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा का मॉडल भी आपने सुना होगा, इसमें काफ़ी रिस्क था। लोग स्पेक्यूलेशंस लगा रहे थे कि हो सकता है कि भीलवाड़ा हमारे इंडिया का एक हॉटस्पॉट बन जाए, इंडिया का इटली बन जाए, जहाँ पे मेजर हमको डेथ्स देखने को मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे जो मेजर्स लिए गए थे वो थोड़े हार्ड थे, थोड़े रूथलेस थे, लेकिन ये सक्सेसफुली काम किए। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ थी, ये सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यहाँ पे भीलवाड़ा में क्या किया, सबसे पहले कि कर्फ्यू लगा दिया, 144 को इम्पोज कर दिया इन्होंने। सीआरपीसी की जो धारा 144 बोलते हैं जिसको, वो लगा दी गई। और शुरुआत में एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोगों को बाहर जाना अलाउ किया गया था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने सेकंड फेज में वो भी बंद कर दिया और टोटल शटडाउन कर दिया। अखबार वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं था भीलवाड़ा के अंदर, और जो डेली एसेंशियल्स हैं वो लोगों के घर तक पहुँचाई जा रही थी, और खाने वगैरह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी लोगों के घर तक पहुँचाई गई थी। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्होंने बॉर्डर एरियाज़ को सील कर दिया, रोड्स को सील कर दिया। जो भी बसेस आ रही थी, जो ट्रेन आ रही थी, कार आ रही थी, उन सबको रोक दिया गया।
और आसपास के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। तो जो ये अर्ली मेजर्स भीलवाड़ा ने लिए, ये भी अपने मेजर्स की वजह से सक्सेसफुल रहा। तो ये भी हमारे सामने एक मॉडल था। उसके अलावा तीसरा मॉडल था हमारे सामने जो पठाना मिट्टा का मॉडल है। अब आपको यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा तो आपको जो सबसे बेस्ट मॉडल दिखेगा वो पठाना मिट्टा का दिखेगा इन तीनों के कंपैरिजन में। क्योंकि जो भीलवाड़ा वाला मॉडल है उसे थोड़ा सा रूथलेस बताया, क्योंकि आप बिल्कुल शट डाउन कर रहे हैं, ऊपर से बॉर्डर एरिया सील कर दिए गए। तो ये सब हमको जो कासरगोड है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब आगरा के अंदर भी थोड़े से टफ मेजर्स थे, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं उसको। अब यहाँ पे पठाना मिट्ठा का जो है वो आप कहेंगे कि काफ़ी एक इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मॉडल है। पठाना मिट्ठा के अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी का फिर से बहुत ज़्यादा यूज़ किया। इन्होंने लोगों को ट्रेस किया, लोगों की लोकेशंस ट्रेस करके पता लगाया कि वो किस रूट से निकले। जो रूट्स थे उनको मैप कर दिया गया, लोगों को पब्लिश किया गया उन रूट्स को। और जब ये रूट्स पब्लिश हुए तो लोग खुद आगे से आए टेस्टिंग करवाने के लिए कि हाँ मैं इस रूट पे था और मैं हो सकता है कांटेक्ट में आया हूँ। तो टेस्टिंग के लिए लोग खुद आए आगे से, और इस वजह से कई जो पॉजिटिव केसेस थे वो आगे से रिपोर्ट हो गए, खुद से रिपोर्ट हो गए मतलब। तो ये एक 3 मॉडल थे हमारे सामने। उसके अलावा कासरगोड का हमने मॉडल डिस्कस किया। तो ये मॉडल्स हमको हेल्प करते हैं कि कैसे पैंडेमिक के टाइम में डील करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, तो होपफुली आप लोगों को भी पता चलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, और आपको हो सकता है कभी भी ऐसे मेजर्स लेने पड़े। तो ये एक आपको आइडिया होना जरूरी है। आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको यही नॉलेज मिलती है। यही पर्पस होता है कि आपको एक्सप्लेन पेज मैं समझा रहा हूँ तो आपको एक प्रॉपर डिटेल के साथ, माइन्यूट डिटेल के साथ में चीज़ें पता चले। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको माइन्यूट डिटेल भी क्लियर हो चीज़ों की। तो अगला आर्टिकल है हमारा वाई डिसइंफेक्टेंट मस्ट नॉट बी स्प्रेड ऑन ह्यूमन। अभी रिसेंटली क्या देखने को मिला हमें यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि लोगों माइग्रेंट वर्कर्स की एक भीड़ बैठी है और उस भीड़ के ऊपर डिसइंफेक्टेंट को स्प्रेड किया जा रहा है। डिसइंफेक्टेंट एक आप यूँ कहिए कि दवाई है, या फिर यूँ कहिए एक स्प्रे प्रोडक्ट है जिसको डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है सर्फेसिस के ऊपर, और उसको ह्यूमंस के ऊपर यूज़ किया। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ था जिसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में एक एडवाइजरी जारी करी इसके अगेंस्ट में कि ऐसा क्यों नहीं करना है और क्या रीज़न है कि हमको इसका क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ऑर्डर सबसे पहले क्या कहता है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर है आपके सामने की स्प्रेइंग ऑफ individuals or group is not recommended under any circumstances. Spraying an individual or group with chemical disinfectant is physically and psychologically harmful, even if the person is potentially exposed with the COVID-19 virus. Spraying the actionable part of body does not kill the virus that has entered your body. Also, there is no scientific evidence to suggest that they are effective even in disinfecting the outer clothing body in an effective manner. तो यहाँ पे एक टफ सी स्टेटमेंट है हेल्थ मिनिस्ट्री की कि चाहे लोगों को पॉजिटिव केसेस होने के चांसेस हो, फिर भी आपको डिसइंफेक्टेंट है उसका यूज़ नहीं करना है लोगों के ऊपर डायरेक्टली। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से जो छिड़काव आपको ऊपर देखने को मिल रहा है ये पिक्चर के अंदर, ये इस टाइप के आपको जो टफ मेजर्स हैं ये नहीं लेना है। लोगों के ऊपर डायरेक्टली आपको डिसइंफेक्टेंट नहीं सर्च करना है, वो नहीं स्प्रे करने हैं यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि इसकी 2-3 रीज़न बताए इन्होंने। हार्मफुल हो सकता है, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इसकी एफिशिएंसी हमको नहीं पता है कि आप जब डिसइंफेक्टेंट लगा दोगे तो कितना ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक एडवाइजरी इशू हुई। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो डिसइंफेक्शन है वो कैसे कैरी आउट किया जाता है। तो डिसइंफेक्शन को कैरी आउट करने का एक प्रोसेस है कि इसके अंदर आपको एक केमिकल मिलेगा, उस केमिकल का नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, आप नाम थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, मैं लिख देता हूँ नाम, आपको हेल्प मिलेगी। इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, सॉरी मैं। तो फॉर्मूला है NaClO, ठीक है। तो ये आपको इसका केमिकल फार्मूला मिलेगा। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका फार्मूला है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, या फिर इसको याद कर लेना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी इसमें तरीका क्या है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि उन्हीं एरिया के ऊपर डिसइंफेक्शन करना है। किस तरीके से कैरी आउट किया जाएगा इसके अंदर, कि उस एरिया के अंदर आप डिसइंफेक्शन कैरी आउट करेंगे जहाँ पे फ्रिक्वेंटली लोग टच करते हैं, जैसे बस स्टैंड्स हो गए, या फिर रेलवे स्टेशन हो गए, या फिर मेट्रो स्टेशन हो गए, या फिर और कोई मॉल हो गया, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे फ्रिक्वेंटली लोगों का आना जाना है, पब्लिक प्लेसेस हैं जो, वहाँ पे इस चीज़ को कैरी आउट करना है। और कैरी आउट करने का भी एक प्रॉपर तरीका है, जहाँ पे जो ये ह्यूमंस के ऊपर किया गया ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन इसका जो डिसइंफेक्शन का जो हमको स्प्रे करना है वो ओनली सर्फेसेस के ऊपर करना है, चीज़ों की सर्फेसेस के ऊपर। तो यहाँ पे ह्यूमन की बॉडी के ऊपर नहीं करना है हमको, क्योंकि यहाँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप स्प्रे करते हैं ना, तो आपको डायरेक्टली वो चीज़ वहाँ से वायरस वहाँ से क्लीन नहीं हो जाता, डायरेक्टली वायरस गायब नहीं हो जाता है।
वायरस को गायब होने के लिए आपको ओवरनाइट आपको छोड़ना पड़ेगा स्प्रे करने के बाद में। ये इनकी एडवाइजरी है, उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जब स्प्रे करेंगे तो उसके बाद में आपको फुल्ली ओवरनाइट तक उस जगह को खाली रखना है, उस एरिया को एकदम खाली रखना है। अगर बीच में कोई भी बंदा उसके अंदर एंटर करता है, चाहे वो इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है इन्फेक्टेड, तो भी आपको वहाँ पे री री जो स्प्रे है वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे किसी और की एंट्री हो गई है। एक फिक्स जो टाइम पीरियड है वहाँ तक वो बंद नहीं रहा। उसके बाद में आता है कि क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इस स्प्रे के, और क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जो बेसिकली आपको नेगेटिव हम जो इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे वो इचिंग है, इरिटेशन है आपकी स्किन के ऊपर, हो सकता है आपको वॉमिटिंग भी हो। तो वॉमिटिंग और इचिंग और इरिटेशन आइज़ के अंदर, थ्रॉट के अंदर, कान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है स्प्रे की वजह से, इसीलिए इसको मना किया गया कि आपको ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आप समझिए कि जब आप ये स्प्रे कर देते हैं तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन हो जाता है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर हैं, वो उतने ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड तो है नहीं, तो उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन जनरेट हो जाता है कि हाँ भाई अब तो हम क्लीन हैं, अब हमको हैंड वॉश की ज़रूरत नहीं है, तो वो हैंड वॉश को प्रेफर नहीं करते हैं। अब हैंड वॉश प्रेफर नहीं करेंगे तो वही बात है कि आप इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा दे रहे हैं। उसके अलावा उनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है, तो जब वो खाना भी खा रहे हैं तो आपस में शेयर कर रहे हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक फॉल्स सेंस दे दिया जाता है कि हाँ भाई आप अब साफ़ हो गए हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए भी ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम ऐसी जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ये हमारे लिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसके साथ ही ये वाला जो हमारा आर्टिकल है ये ख़त्म होता है, और तीसरा आर्टिकल हम अब शुरू करेंगे। तीसरा आर्टिकल है कि कोविड-19 के टाइम में जो हमारा रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे हर्ट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। तो अभी बहुत सारे मेजर्स हैं कि भाई इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है पूरे इंडिया की और साथ में पूरे ग्लोब की। आपको देखने को मिलेगा कि ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इवन क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो आपको WTI क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जो फ्यूचर सेल्स होती है उसके अंदर आपको -$37 तक जाते हुए दिखेंगे। तो बहुत मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब क्या इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बाकी कंट्रीज से ज़्यादा होगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का एक तरीका ये होता है कि हम अपनी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चेक करें कि उनका प्रोडक्शन कितना है, वहाँ पे कितना काम हो रहा है। लेकिन अब वहाँ भी आपको डेटा आपको यही मिलेगा कि वहाँ पे अभी तो शटडाउन ही है। तो और हम क्या तरीका है जिससे ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कितना हैम्पर हो रही है कंपेरेटिव टू वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के साथ में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर आप रुपए की बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट करेंसी एक्सचेंज रेट एक्चुअली में बताता क्या है। तो करेंसी एक्सचेंज रेट जो आपको बताएगा किसी वो तो वो आपको बताता है रिलेटिव डिमांड, बताता है दो कंट्रीज़ के बीच में। यानी जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा वो ये दिखाएगा कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी हो रही है। यानी अगर एक कंट्री में मान लीजिए इंडिया और अमेरिका है, तो इंडिया के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और यूएस के पास डिमांड है उस चीज़ की, यूएस वहाँ हमारे हमसे इम्पोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ें, और जैसे जैसे वो इम्पोर्ट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो करेंसी का वैल्यू बढ़ता जाएगा और यहाँ पे हम मजबूत होते जाएंगे। तो ये क्लियरली एक रिलेटिव डिमांड के ऊपर बेस कॉन्सेप्ट है करेंसी एक्सचेंज का। और यहाँ पे आपको जो इंडिया का करेंसी रेट जो करंटली मिलेगा वो $76 के आसपास मिलेगा। टिपिकली होता ये है कि जो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़ होती हैं वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर करेंसी मिलेगी, लेकिन ये 100% ट्रुथ नहीं है, क्योंकि जो चाइना का जो करेंसी है वो कंपैरेटिवली काफ़ी और कंट्रीज से वीक है, लेकिन फिर भी वो एक इकोनॉमिकली काफ़ी बड़ी कंट्री है, सेकंड सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो ये एक 100% ट्रुथ नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि यूजुअली आपको ज़्यादातर केसेस में अगर आपका रुपी स्ट्रॉन्ग है, आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका इकोनॉमिक जो स्टेबल इकोनॉमी आपकी स्टेबल मानी जाती है, आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन ये 100% ट्रुथ नहीं है, क्योंकि जैसे कई बार चाइना है वो अपने रुपी को, अपनी करेंसी को मैनिपुलेट ही इसलिए करता है, रेनबिम्बी को, कि उनका एक्सपोर्ट वो बढ़ा सके। क्योंकि जब मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, चाइना करता ये है कि जैसे आप पहले यूएस के $1 के बदले में आप चाइना से 10 चीज़ें खरीद रहे थे, ठीक है। अब होगा ये कि पहले आप 10, उनका जो चाइना का 10 रुपये है वो खरीदेंगे और उसके बाद है वहाँ से वो चीज़ खरीदेंगे, तो आपको एक ही डॉलर देना पड़ा, आपको 10 रुपये मिले चाइनीज़। अब जब आप उस 10 को बढ़ा के 15 तक गिरा दोगे अपनी करेंसी को, तो आपको $1 के बदले में 15 रुपये मिल रहे होंगे। अब 15 रुपये मिल रहे होंगे तो आप 15 रुपये में जो पहले चीज़ आप 10 रुपये में खरीद रहे थे, अगली बार आप 15 रुपये में खरीदोगे, तो 15 रुपये में वो चीज़ें ज़्यादा आएगी। तो जब ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे तो यानी कि आपकी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यही चीज़ चाइना करता है, वो डॉलर के एक्सचेंज में अपना जो RMB है उसका प्राइस गिराता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है। उससे वहाँ का जो लोकल प्रोडक्शन है, जो एक्सपोर्ट है, वो बढ़ता रहता है। तो एक्सपोर्ट को हमेशा सपोर्ट करता है जो गिरता हुआ रुपया होता है।
तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझ लेना है। अब हम कौन से मेजर्स हैं जिनसे हम एक्सचेंज रेट को चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने दो मेजर्स हैं चेक करने के। पहला है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, जिसके अंदर जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जो हम 76 रुपीज़ जो अभी देख रहे हैं, 76 77, ये नॉमिनल होता है जो हमको रोज़ देखने को मिलता है। इसके अंदर 36 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो टॉप हमारे 36 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनका जो मैंने बताया आपको कि जो रिलेटिव डिमांड है वो कंपेयर करके यहाँ पे हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिसाइड करी जाती है। तो ये एक उसको चेक करने का तरीका होता है, जो हमारी नॉमिनल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट है उसको चेक करने का तरीका है। और यहाँ पे अपन को एक चार्ट दिया गया है, इसके अंदर इन्होंने नॉमिनल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट और रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट का कंपैरिजन बताया है। ये कंपैरिजन आपको अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2020 तक का 2 साल का मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रुपये की वैल्यू सबसे ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई थी वो नवंबर 2018 के अंदर हुई थी। तो नवंबर 2018 के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि रुपये की वैल्यू सबसे ज़्यादा डेप्रिशिएट थी। उसके बाद में जुलाई के बाद में वो थोड़ा सा फिर से ठीक हुई, पॉजिटिव हालत में आना चालू हुई, यानी वापस से रुपये स्ट्रांग होना चालू हुआ। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे यहाँ पे कोविड-19 ने हिट किया और वापस से कोरोना वायरस का शटडाउन शुरू हुआ यहाँ पे, तो आपको एफपीआई का आउटफ्लो देखने को मिलेगा। अब एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं एफपीआई को। अब यहाँ पे दो चीज़ होती है, एफपीआई और एफडीआई। तो एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, जो एफडीआई होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर जो विदेशी लोग होंगे, विदेशी कंपनी होगी, वो कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेगी, यानी किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करेगी। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कंपनी खड़ी कर रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा एफडीआई के अंदर और कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो एफपीआई है, वो आपके शेयर मार्केट के अंदर, जो इक्विटी मार्केट है आपका, डेट मार्केट, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो एफपीआई का तो सीधा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि एफपीआई कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। तो आपकी कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा एफपीआई आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा एकदम एग्जेजरेट करके नहीं बताएंगे कि ये हमारे पास इतना आ रहा है। आपको अगर आपके पास एफडीआई ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको जरूर बोल सकते हैं, उसको आप प्रेज कर सकते हैं कि हमने एफडीआई को बढ़ा दिया, क्योंकि एफडीआई लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबे टाइम तक जॉब जनरेट करके देगा। तो एफडीआई का ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपेरेटिव टू एफपीआई। और हमको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हमको फरवरी के अंदर जो इनफ्लो मिला है वो हमको एफपीआई का इनफ्लो मिला था 1.27 बिलियन। 1.27 बिलियन का हमको इनफ्लो मिला था, और जबकि आउटफ्लो जो हमको मार्च के अंदर देखने को मिला अगले महीने में, वो $16 बिलियन का करीबन देखने को मिला। $16 बिलियन का आउटफ्लो हमको देखने को मिला। तो ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक हो गई होगी इस चीज़ की। उसके बाद में जो दूसरा है रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट। अब रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या अंतर है, रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट है ये एडवांस वर्जन है नियर वो नॉमिनल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट का। इसके अंदर आप इन्फ्लेशन जोड़ देते हो रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट के अंदर, और फिर आप जो आप रेट है वो डिसाइड करते हो। तो जो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो करंट मार्च 2020 का जो हमको रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट है वो 116 रुपीज़ मिलेगा, जबकि हमारा जो नॉमिनल है वो 71.22 ही है। तो यहाँ पे आपको एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है और ये ज़्यादा एक रिलायबल डेटा होता है बजाय कि नॉमिनल के। उसके बाद में और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाला है। इन्फ्लेशन तो है ही है, और इन्फ्लेशन कैसे करता है ये भी हम जानेंगे। आपकी कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो, और वहाँ से लेके आपकी जो कंट्री के बीच में कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंट्री कैसा अभी क्राइसिस में है या फिर नॉर्मल एक स्टेबिलिटी है। जैसे इंडिया में आप बोलोगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हमको देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई भी ऐसा कू होने का कोई क्राइसिस नहीं है, जैसा कि हमको यूजुअली कई कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। वेनेजुएला वगैरह है, वहाँ पे प्राइस फॉल हो गया अचानक से, उनका करेंसी है जो वो डिवैल्यूशन हो गया था, करेंसी का डेप्रिशिएशन हो गया था वेनेजुएला के अंदर। तो वैसा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो जितनी कम ये चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा आपकी करेंसी वीक होगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम होगी तो आपकी करेंसी उतनी ज़्यादा वीक होती जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे तो भी आपकी जो करेंसी है वो वीक होती जाएगी। तो अब ये तो एक कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट करती है, तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अपन देखते हैं कि इन्फ्लेशन का क्लियर इम्पैक्ट तो वैसे मैंने आपको जो ऊपर एग्जांपल बताया था चाइना वाला, कि आप $1 के बदले में पहले 10 रेनमिनबी ले रहे थे और अगली बार आपको 15 मिल रही है। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, मान लो इंडिया और यूएस के बीच में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इंडिया और यूएस के बीच का एग्जांपल ले रहे हो आप। इंडिया का ₹1 अगर आप यूएस के $1 के बराबर मान लेते हो, ठीक है। उसके बाद में आप ये सपोज करते हो कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट है वो 10% का या 20% का, मान लो 20% का, और यूएस के अंदर वो इन्फ्लेशन रेट 0 का है। तो अगली बार ये होगा कि आपको इंडिया में उसी चीज़ के लिए ₹120 पे करने पड़ेंगे इंडिया को वो चीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन से उसका वैल्यू घट गया है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और
ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है जो आपको जो जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हमको ये बताया गया है कि जो रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट है वो हमको क्या बताता है। रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट है वो आपको डिनोट करेगा, तो इंडिया का जो रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि वो भी डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे मार्च के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपकी जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो अचानक से कम हुई। अभी शुरुआत में आपको राइज देखने को मिला था वहाँ पे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के अंदर, काफ़ी उसके ऊपर भी हो हल्ला हो गया था जब इन्फ्लेशन रेट है वो 7.6 तक चली गई थी। लेकिन उसके बाद में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट कम हुई और मार्च के अंदर उसके कम होने की वजह से आपको यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ेगी तो रियल एस्टिमेटेड एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा और ऑब्वियसली बात है नॉमिनल भी बढ़ेगा। तो ये हमारा आज का एनालिसिस था। आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होता है, इन्फ्लेशन क्या इम्पैक्ट करती है उसके ऊपर, और क्या रिलेटिव जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है कि वो कैसे एक्सचेंज रेट को हैम्पर करता है। और आपको बाकी के जो दो कॉन्सेप्ट है कासरगोड मॉडल भी समझ आया होगा। उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट में आपको जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है उसके अलावा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कैसे मिसकंसेप्शन जनरेट हो सकता है इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो थम्स अप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, हमको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर वो इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।